हे गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग बताने वाला हूँ 140 डेज़ तक, मतलब जब हम लोग का एग्ज़ाम होगा टीयर 1 सीजीएल का, तब तक पूरा प्लान बताऊंगा। सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, मैथ में क्या करना है बताऊंगा, इंग्लिश में क्या करना है बताऊंगा, जीके में क्या करना है कैसे करना है बताऊंगा, और रीजनिंग में क्या करना है कैसे करना है मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। मेरे तरफ से जो भी कॉम्पैक्ट प्लान है 140 डेज़ तक के लिए जो हो सकता है। ठीक है। स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ स्टार्टिंग में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर सोच रहे हो कि 140 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप 140 डेज़ को टारगेट लेके अगर आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, अगर आप 8 महीना में जैसा पढ़ा जाता है उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको 1.5 महीने 1 महीने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप गलत रास्ते पे चल पड़े हो। जितना दिन का हम लोग का प्लान होता है उस हिसाब से हम लोग का पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए। अभी ये जो 140 डेज़ का जो प्लान मैं बताने वाला हूँ ये एग्जैक्टली 140 डेज़ के हिसाब से परफेक्टली फिट बैठता है। अगर आप इस हिसाब से, ये थोड़ा मुश्किल होगा आपको करने के लिए, थोड़ा आपको कष्ट होगा, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपको इसमें रिजल्ट्स दिखेंगे अगर आप इसको प्रॉपरली अप्लाई करोगे तो। ठीक है, आर यू रेडी? अच्छे से समझना, जो भी मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ अच्छे से समझना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना, और पेन पेपर पकड़ के नोट करो। प्लीज़ वीडियो को सेव मत करो, डाउनलोड मत करो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। वीडियो को कंप्लीटली देखो, नोटबुक पेन पकड़ो और नोट करो। जो लिख रहा हूँ वो साइड में पॉइंट, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको नोट करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी सीरियस, और इस चीज़ को मजाक में नहीं लेना। ठीक है, चलो। जिसको मजाक मजाक में पढ़ाई करना है वो लोग मजाक करें, जिसको सीरियसली जॉब चाहिए प्लीज़ प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। मैंने प्लान बना के रखा हुआ है तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 140 डेज प्लान। 140 डेज में हम सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैथ्स बहुत बड़ा पार्ट है तो हम मैथ्स करेंगे। अभी कुछ लोग समझ रहे होंगे कि टीयर 1 में सब लोग मास्टरी हासिल कर लेंगे मैथ्स में। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है मास्टरी हासिल करना। अभी टीयर 1 एक ही फेज है दोस्तों एग्ज़ाम का, इसके बाद 200 मार्क का आप मैथ पेपर दोगे, वो बहुत बड़ा है। अभी आप 50 मार्क का दोगे। टीयर 1 में सिर्फ मैथ 50 आता है, टीयर 2 में आपको 200 आता है। टीयर 1 और टीयर 2 में गैप होता है 1.5 महीने का। ये 1.5 महीने में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। तो दिमाग से निकाल दो कि मेरे को मास्टरी लाना है तभी जाके मेरे को जॉब मिलेगा, तभी जाके मेरा अच्छा स्कोर आएगा, ऐसा नहीं है। टीयर 1 में नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, मैक्स टू मैक्स मॉडरेट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, किसी के बात में बहकाव में मत आओ, डरो मत प्लीज़। डर के मैक्सिमम लोग एग्ज़ाम ख़राब कर देते हैं। मैथ्स में क्या करना है देखो, 140 डेज़ है, 140 डेज़ को मैंने बांटा हुआ है अलग अलग फेज़ वाइज। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को लिखो। ठीक है, इस फेज़ वाइज आपको चलना होगा। इसमें 140 डेज़ को मैंने ऐसे बांटा है, 45 डेज़। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 25-30 मिनट अगर आप अपना टाइम ख़राब करते भी हो, यूज़ करते हो वीडियो में, तो इसको आपको लाभ मिलेगा। 45 डेज़ और 30 डेज़, इसके बाद 30 डेज़, फिर 25 डेज़, फिर 25 डेज़, फिर 15 डेज़। ठीक है, ये मैंने फेज़ वाइज बांट के रखा हुआ है। 45 डेज़ जो है ये है दोस्तों पहला फेज़, फर्स्ट फेज़। ये जो फेज़ होता है ना ये बहुत मुश्किल होता है सबके लिए। पहला फेज़ हमेशा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि पहला फेज़ में हमको कुछ पता नहीं होता है सब्जेक्ट के बारे में। टॉपिक्स क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डिस्काउंट क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे हम समझे क्वेश्चन को, कुछ पता नहीं होता है स्टार्टिंग में। इसलिए पहला फेज़ को टाइम लगता है। ठीक है, तो पहला फेज़ मैंने 45 डेज रखा है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है, मैं चाहता तो 60 दिन भी रख सकता था। ये जो पहला फेज़ है ये 60 डेज़ में रख सकता था, लेकिन मैं क्यों नहीं रखा 60 डेज़? क्योंकि अगर मैं 60 डेज़ रखा तो आप 60 डेज़ के हिसाब से चलोगे।
ऐसा कोई नहीं है आप में से, आप लोगों से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसको 60 टारगेट दिया है तो वो 40 मान के करेगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोग 60 माने हैं तो 60 के हिसाब से चलेंगे, और वो 60 के हिसाब से ऐसे चलेंगे कि वो 60 दिन में भी ख़त्म नहीं होगा। हमेशा अपने आप को चैलेंज करो कि कम दिन में ख़त्म करने के लिए, ठीक है। आपको पता है कि 60 दिन लगेगा, फिर भी आप ट्राई करो 45 दिन में ख़त्म करने के लिए। इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। हर चीज़ के पीछे रीज़न है, मैं दे के रखा हूँ यहाँ पे। तो 45 डेज मैंने इसलिए किया है कि आप 45 डेज के हिसाब से, दिमाग में है कि 45 डेज से मेरे को पहला फेज़ कंप्लीट करना है, तो आप जल्दी करोगे, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपना टाइम आलतू फालतू जगह पे ख़राब नहीं करोगे प्रिपरेशन टाइम में, ठीक है। तो पहला फेज़ में आप 45 दिन में आपको सारे चैप्टर ख़त्म करना है, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। 45 दिन है, 45 दिन में हमारे एरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं दोस्तों। हमारे एरिथमेटिक के कितने चैप्टर्स हैं? एरिथमेटिक के हमारे चैप्टर्स हैं 15, ठीक है। 15, तो एक एक चैप्टर को आप मान लो कि 2 दिन में ख़त्म करोगे। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई चैप्टर्स तो इतने बड़े बड़े हैं और वीडियो लेसन्स इतने बड़े बड़े हैं, 2 दिन में कैसे ख़त्म होगा? आप ट्राई करो ख़त्म करने के लिए, होगा। एटलीस्ट आप 100% टारगेट लेके 60% तो कंप्लीट कर सकते हो ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100 कंप्लीट करना ही करना, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, नहीं होता है ऐसे। लेकिन आप 100 को टारगेट रख के 60% तो कंप्लीट कर सकते हो ना, दैट्स ग्रेट थिंग। वो बहुत बड़ा चीज़ है वो चीज़, और वही चीज़ मैं आप सबसे चाहता हूँ। टारगेट हमेशा 100 रखो, 60-70 तक पहुँचो। टारगेट ही 60 रखोगे तो पहुँचोगे कहाँ? 30-40, ऐसा नहीं होता। तो 2 दिन लो एक एक चैप्टर को, तो 15 × 2 कितना हुआ? ये 30 दिन में ख़त्म होगा आपका पहला फेज़। डोंट वरी, आपको हर चीज़ याद नहीं रहेगा पहला फेज़ में, लेकिन आप पहला फेज़ में सीखोगे, कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे वहाँ पे, ठीक है। पूरा जीरो नहीं। अब पहला फेज़ ख़त्म होने के बाद कोई इंसान जीरो पे नहीं रहता। फिर उसके बाद एडवांस कितने चैप्टर्स हैं? एडवांस के चैप्टर्स हैं 4, ठीक है। अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये 4 चैप्टर हैं। और एक एक चैप्टर को यहाँ पे आप 3 दिन लोगे, क्योंकि ये तो इसके क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो बुक्स मैंने रेफ़र किया है उस हिसाब से बता रहा हूँ। जो बुक्स वाला वीडियो मैंने बताया हुआ है, बुक्स वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, नीचे मैंने लिंक दे के रखा हुआ है। इसके पिछले वीडियो में भी मैंने एक लिंक दे के रखा था, इस वीडियो में भी एक लिंक दे दूंगा, उसको जाके देख लेना, ठीक है। उसमें जितने बुक्स मैंने बताया मैथ्स के, वही बुक्स को बेस करके मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। एरिथमेटिक के आपको एक एक चैप्टर 3 दिन लेना है, तो उस हिसाब से हमको कितना लगेगा? 12 दिन लगेगा इसको ख़त्म करने के लिए। तो टोटल कितना दिन हुआ? 42 डेज लगा हमको मैथ्स ख़त्म करने के लिए। पहला फेज़ मैंने कितना दिन दे के रखा हुआ है? 45 डेज दे के रखा हुआ है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ भी छूट जाएगा ना, तो वो 3 दिन आप मेकअप कर सकते हो, इसलिए मैंने वो 3 दिन को एक्स्ट्रा रखा हुआ है, समझे। तो इस हिसाब से आप फर्स्ट फेज़ को कंप्लीट करोगे सक्सेसफुली। जब आप सक्सेसफुली फर्स्ट फेज़ को कंप्लीट करोगे, आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक पावर आएगा कि हाँ मैंने ख़त्म किया है। चलो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपर्ट नहीं बना हूँ मैं, लेकिन ख़त्म किया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट पहला फेज़ में कोई नहीं बनता। अब आप एक्सपर्ट बनोगे नेक्स्ट फेज़ से। सेकंड फेज़ आ जाओ, सेकंड फेज़ पे। सेकंड फेज़ आपको पढ़ना क्या क्या है वो भी मैं बता दूंगा। सेकंड फेज़ में आपको 30 दिन में जो आपने पढ़ा हुआ है, जो क्वेश्चंस आपने किया हुआ है, वही क्वेश्चंस को फिर से आपको 30 दिन में ख़त्म करना है। मैथ्स के, एरिथमेटिक के सारे चैप्टर के, एडवांस के सारे चैप्टर के, समझे। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, नया बुक खरीदने की कोशिश नहीं करना, नया सोर्स पकड़ने की कोशिश नहीं करना। आपको वही बुक को, जो बुक से आपने पहला फेज़ में क्वेश्चंस किया है, वही बुक से आपको दूसरा फेज़ में भी क्वेश्चंस करने हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस। क्योंकि वही क्वेश्चंस आप करोगे, आपको आंसर्स याद नहीं होंगे, तब आप फिर से सॉल्व करोगे हर क्वेश्चंस को, समझ रहे हो। सेकेंड फेज़ में आप रीलर्न कर रहे हो चीज़ों को, फिर से सीख रहे हो आप। सेकेंड फेज़ के बाद जब सेकेंड फेज़ का सक्सेसफुली आप कंप्लीट करोगे, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और थोड़ा ज़्यादा आएगा कि हाँ जो मैंने किया हुआ था पहले, उसको मैंने फिर से किया, फिर से ख़त्म किया। इसका मतलब अभी मैं क्वेश्चंस को ना कॉन्फिडेंसली, हाँ अब मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चंस मैं कर लूँगा,
इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा। पहले बार मेरा डर डर रहता है एक, यार फिर से अगर वो क्वेश्चन मेरे सामने आ गए कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, वो डर नहीं रहेगा आपको। ठीक है, 30 डेज में सेकंड फेज़ ख़त्म करना है। थर्ड फेज़ में क्या करना है, थर्ड फेज़ में 25 दिन में आपको वही सिलेबस जितना आपने एरिथमेटिक के चैप्टर्स किए हैं वही बुक से, एडवांस के वही बुक से आपको फिर से ख़त्म करना है। ठीक है, अभी मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि यार बेवकूफ़ है ये इंसान, एक ही किताब करने बोल रहे हैं। अरे भैया यही तो सीक्रेट है, यही सीक्रेट है। कोई नहीं समझता इस चीज़ को। सब लोग बोलते हैं कि, सब लोग सोचते हैं कि बहुत सारी किताब कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। एक ही किताब को बार बार करो, सिलेक्शन होगा। क्योंकि टैलेंट से जॉब नहीं मिलेगा, किसका कितना स्पीड है उससे जॉब मिलेगा। स्पीड तभी आएगा जब एक ही किताब को बार बार करोगे। तो जब वो किताब जो मैंने सजेस्ट किया उसमें मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे ऑलरेडी है। क्या हुआ, ये रिकॉर्डिंग क्या सेव हो गया? ठीक है। जब वो किताब में मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो आपको क्यों दूसरा दूसरा किताब पकड़ने की ज़रूरत है? आपको वही टाइप की किताब, उसी उसी किताब को बार बार करो, जब तक आपका स्पीड ना आ जाए तब तक करो। समझ रहे हो? अब ये थर्ड फेज जो 25 दिन का है ना, ये 25 दिन में आपको एक्स्ट्रा एक चीज़ करना है, मेरे तरफ से मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। वो ये है कि क्वेश्चन करने के टाइम टाइमर लगाओ मोबाइल पे। जैसे मान लो कि आप रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हो, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हो, तो मोबाइल में आप अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप टाइमर लगा दो 45 मिनट्स का। ठीक है, 45 नहीं तो 50 मिनट का ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। 50 मिनट का टाइम लगा लो और ट्राई करो कि वो सारे 50 क्वेश्चन वो 50 मिनट के अंदर ख़त्म करने के लिए। ये चीज़ मैंने पहला फेज़ में क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहला फेज़ में हम सीख रहे होते हैं, हमको वहाँ पे टाइमर यूज़ नहीं करना है। वहाँ पे हम टाइमर यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, हम सीख नहीं पाएंगे। सेकंड फेज़ में भी मैंने क्यों नहीं बताया टाइमर यूज़ करने के लिए, क्योंकि सेकंड फेज़ में हमने जो सीखा है पहला फेज़ में उसको अच्छे से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड फेज़ में मैंने क्यों बताया टाइमर यूज़ करने के लिए, क्योंकि अभी आप थोड़ा परफेक्ट हो चुके हो उसमें। थर्ड फेज़ में आप टाइमर यूज़ करोगे, फोर्थ फेज़ में भी वही सारे क्वेश्चंस करने के लिए फिर से टाइमर यूज़ करोगे, और फिफ्थ फेज़ में ये 15 दिन में आप सारे कंप्लीट, फिर सारे चैप्टर्स नहीं करोगे आप। ठीक है, याद रखो ये 15 दिन में आपको सारे, ये लास्ट 15 दिन वो है एग्ज़ाम से पहले लास्ट 15 डेज, यहाँ पे आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करोगे, सारे चैप्टर्स क्वेश्चन नहीं करोगे। इसमें आप वो क्वेश्चंस करोगे जो आपने प्रिपरेशन के टाइम में आपने राउंड करके रखा हुआ था, सर्कल करके रखा हुआ था, कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन मेरे बार बार फंस रहे हैं। पहला फेज़ मेरे को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा फेज़ में भी मैं फंस गया, तीसरा फेज़ में भी मैं फंस गया, चौथा फेज़ में भी मैं फंस गया। इसका मतलब वो क्वेश्चंस मेरे को दिक्कत पैदा कर रहा है, वो क्वेश्चंस को मैंने सर्कल करके रखा हुआ है। ये क्वेश्चंस को मैं बाद में करूँगा, एग्ज़ाम से पहले दिन भी ये क्वेश्चंस को मैं देख के जाऊँगा, इसलिए मैंने सर्कल करके रखा हुआ है। समझ रहे हो? मेथड समझो प्रिपरेशन का। ठीक है, मैं आपको बुक्स नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैथ का मैं बताना चाहता हूँ कि आपको एक फार्मूला नोट बनाना है। ठीक है, फार्मूला नोट बनाना है, एक नोटबुक, पतला सा नोटबुक खरीद लो। ठीक है, क्लासमेट का खरीद लो। ठीक है, और कोई नोटबुक मत खरीदना, क्लासमेट का एक पतला सा आता है, इस साइज का होगा, इस ये हाँ इस साइज का होगा। ठीक है, इस साइज का होगा, खरीद लेना। और उसमें वाइट कलर का खरीद लेना, प्लेन वाला, लाइनिंग वाला मत खरीदना, प्लेन वाला खरीद लेना। और उसमें एडवांस मैथ्स के सबसे ज़्यादा फॉर्मूलास होते हैं, उसके सारे फॉर्मूलास लिखना। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी आप फर्स्ट फेज में पढ़ रहे हो, सारे फॉर्मूलास लिखना उसमें। ठीक है, क्वेश्चंस नोट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्वेश्चंस बिल्कुल नोट करना मत करना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। बुक्स हैं आपके पास, जो बुक्स मैंने बताया स्टैंडर्ड बुक्स, उसी बुक से आपको क्वेश्चंस करना है बार बार, तो क्वेश्चन नोट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला चीज़ ये हुआ, फॉर्मूला नोट आपको रखना है। फॉर्मूला नोट में सारे टाइप के फॉर्मूलास लिख के रखना है। एरिथमेटिक में भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये थोड़ा फंसते हैं, इसके फॉर्मूलास हैं, इसके फॉर्मूलास लिखना। और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इसके कुछ फॉर्मूलास नहीं हैं, ये पूरा लॉजिक बेस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मत लिखना कि जो मतलब एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, वो सब फॉर्मूला मत लिखना, क्योंकि फॉर्मूला एग्जाम में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको लॉजिक बेस पे ही क्वेश्चंस करना होगा। ठीक है, एक रहा फॉर्मूला नोट। दूसरा नोट आपको बनाना है, क्या है कि
मिस्टेक, जो मिस्टेक और डिफिकल्ट क्वेश्चन वाले नोट, ठीक है, मिस्टेक या डिफिकल्ट क्वेश्चन नोट। इस नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटबुक है, इसको आपको डेली डेली देखना होता है। इस नोटबुक में आपको वो सारे क्वेश्चंस लिखने हैं जो आपके फंस रहे थे मॉक टेस्ट से, ठीक है, बुक से नहीं, मॉक टेस्ट से। बुक से भी लिख सकते हो लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, बुक्स तो आपके पास ही है। मॉक टेस्ट से, मॉक टेस्ट कहाँ से करोगे अभी मॉक टेस्ट में बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मॉक टेस्ट आप इनिशियल टाइम से ही स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट क्रिएट करेगा आपके अंदर, वो है एसएससी ग्रेड अप ऐप या तो एसएससी अड्डा ऐप। ये दोनों में से कोई एक ऐप डाउनलोड करना और इसका ना क्विज देना, मैथ का छोटे छोटे क्विज है जिसमें 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी है उसमें। ये सारे मॉक टेस्ट देना, इससे क्या होगा, आपके गलत होंगे, आपके कम मार्क आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। एक बार एग्जाम दे दिया आप, फिर से वही सारे क्वेश्चन को फिर से देखो और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके फिर से सॉल्व करो। और उसमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब लगे और आपसे नहीं बना, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा, आपको ये लगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को याद रखना चाहिए, तो वो क्वेश्चंस को आपको इस नोटबुक में नोट करके रखना है, ठीक है। और यही नोटबुक आपको कब काम आएगा, ये आप कब पढ़ोगे पता है, लास्ट 15 दिन में आप ये नोटबुक को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, आपको पता है आप कर लोगे, लेकिन ये वही क्वेश्चंस है जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और लास्ट 15 दिन में आपको वही देखना चाहिए जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट सबसे ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आया तो आपको अच्छे से याद होगा और एग्ज़ाम में आप उसको कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। समझ गए? तो मैथ का हो गया, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया यहाँ पे, हाँ, डेज डिवीज़न बता दिया, हाउ टू डू, पहला फेज़ कैसे करना है बता दिया, सेकंड फेज़ कैसे करना बता दिया, थर्ड फेज़ कैसे करना बता दिया, फोर्थ फेज़ कैसे करना बता दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। और लास्ट 15 दिन में आपको क्या करना है वो भी बता दिया। और बुक्स तो आपको पता ही है, बुक्स का वीडियो मैंने अलग से बना के रखा था और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है। चलो, मैथ का काम ख़त्म। अब मैं इंग्लिश बताऊँगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा। इंग्लिश 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 का क्या करना है, इंग्लिश का 3 पोर्शन है। एक है वोकैब, इंग्लिश बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लेकिन थोड़ा समय मांगता है ये। दूसरा है ग्रामर, तीसरा है रीडिंग सेक्शन। वोकैब में क्या आता है, वोकैब में आता है एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये वोकैब में आता है। स्पेलिंग मिस्टेक भी आता है, ठीक है। ग्रामर में क्या आता है, ग्रामर में जितने भी ग्रामर वाले एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर देखना, कॉमन एरर डिटेक्शन सेम है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे ग्रामर में आते हैं। रीडिंग सेक्शन में क्या आता है, क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये 3 आते हैं रीडिंग सेक्शन में। तीनों को आपको कैसे करना होगा मैंने ऑलरेडी बताया एक वीडियो में बना के, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। इंग्लिश आपको क्या करना है, डेली आपको दोस्तों ये तीनों सेक्शन को आपको टाइम देना है, तीनों। ऐसा गलती कभी नहीं करना कि आज मैं वोकैब करूँगा, कल मैं ग्रामर करूँगा, परसों मैं रीडिंग सेक्शन करूँगा, ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है। एक दिन में आप 15 मिनट दोगे एंटोनिम सिनोनिम पढ़ने के लिए, वर्ड्स पढ़ने के लिए, 15 मिनट दोगे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए, ठीक है, 15 मिनट आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए दोगे, और 15 मिनट आप दोगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये आपका डेली का रूटीन होना चाहिए, डेली का, क्लियर। 15 कितना हुआ, 45 मिनट्स हो गया आपका सिर्फ वोकैब के लिए। नेक्स्ट, आपको 1 आवर आपको ग्रामर को देना है, और ट्राई करना कि 1 घंटे में आप एक चैप्टर ख़त्म करो। लेकिन ये पहला फेज़ के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये दूसरा फेज़ से, पहला फेज़ से नहीं। पहला फेज़ में आप थोड़ा समय लो, आपके पास 140 डेज है, ठीक है। ये मैथ जैसा नहीं है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपका ग्रामर कितना है दोस्तों, टोटल 15 चैप्टर ग्रामर है।
अगर एक एक चैप्टर को आप 3 दिन भी लोगे ना तो 45 डेज में आपका पूरा ग्रामर खत्म हो जाएगा, पहला फेज। और एक बार आप पढ़ लेते हो, पहला बार में बहुत समय लगता है, दूसरा बार में आप समय नहीं लगे क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। आपको पढ़ा पढ़ा लगेगा हर चीज़ को, आपको फिर से रिवाइज करना है और कुछ नहीं। 45 डेज लगेगा पूरा ख़त्म करने के लिए ग्रामर। फिर से आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब करोगे आप जल्दी करना, ट्राई करने के 30 दिन में ख़त्म करने के लिए, मैथ के जैसे ही। फिर नेक्स्ट जब करोगे ट्राई करने के 20 दिन में ख़त्म करने के लिए। मेरे हिसाब से अगर मेरे को पूछोगे कि मैं पहला फेज़ में आपको बोलूँगा कि 45 डेज लो, फिर सेकंड फेज से आप ट्राई करो कि हर 15 दिन में पूरा इंग्लिश ग्रामर ख़त्म करने के लिए एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। पहला फेज समय लगता है, दूसरा फेज से समय नहीं लगेगा, बिलीव मी। ग्रामर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप रिवाइज करते रहना एग्जाम तक। रीडिंग सेक्शन क्या करना है, रीडिंग सेक्शन ना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत समय लेता है, ये ग्रामर जैसा नहीं है। ग्रामर आप पहली बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन रीडिंग सेक्शन ऐसा नहीं है। रीडिंग सेक्शन आप जितना भी, अब देखो PQRS क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते होंगे, क्लोज टेस्ट आपसे नहीं बनता होगा, पैसेज के क्वेश्चन हाँ कर लेते होगे, लेकिन PQRS क्लोज टेस्ट सबका सबका सर दर्द है, नहीं होता किसी से। क्यों? क्योंकि कंप्रहेंशन नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है इंग्लिश का। इंग्लिश का समझ कैसे आएगा? जब हम पढ़ेंगे इंग्लिश, जब हम सुनेंगे इंग्लिश, जब हम बोलेंगे इंग्लिश। ठीक है, तो डेली ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो आप, जब आप एंटरटेनमेंट, आपको जब माइंड फ्री करना है तो अपना कोई भी एक इंग्लिश वाला चीज़ चैनल निकाल लो जिसमें इंग्लिश बोलते होंगे कोई ना कोई। ठीक है, नहीं तो इंग्लिश के न्यूज़ सुनो। अगर आपको न्यूज़ सुनने का शौक है तो इंग्लिश न्यूज़ सुनो, हिंदी न्यूज़ मत सुनो, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे इंग्लिश आपका इंप्रूव नहीं होगा। आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो इंग्लिश न्यूज़ सुनो। ठीक है, और ये तो रहा, आप सुन लिए। रीडिंग सेक्शन डेली आपको रीड करना है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, पेपर ले लो, जो भी ले लो, जिसको नॉवेल पढ़ने का है नॉवेल पढ़ो, जो भी हो डेली पढ़ने की कोशिश करो। और जब पढ़ोगे ना अपने आप को उसके अंदर मतलब पूरा इन्वॉल्व करो कि हाँ, मतलब पूरा सिचुएशन इमेजिन करो। जैसे कि अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो पूरा होल सिचुएशन इमेजिन करो उसमें कि हाँ, मतलब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो ऐसा सिचुएशन है, ऐसा 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 सीनरी बना हुआ है। वैसे इमेजिन करते करते पढ़ोगे तो आप उस वर्ड्स, उस सेंटेंस से रिलेट कर पाओगे और उससे आपका समझ बढ़ेगा इंग्लिश में। ठीक है, और डेली थोड़ा ट्राई करो कि अपने आप से इंग्लिश में बात करने के लिए, मतलब कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे कि ले लो कि पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन ले लो, ग्लोबल वार्मिंग ले लो, इस टाइप की चीज़ को आप कोई भी एक टॉपिक ले लो और अपने मन ही मन में इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, नहीं तो आईने के सामने इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, जब आप बोलोगे आप गलत सलत बोलोगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ये गलत बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे ईज नहीं लगाना चाहिए, मेरे को यहाँ पे आर लगाना चाहिए, यहाँ पे वैन लगेगा, वहाँ पे देन लगेगा। ये सब आप ना, जब आप अपना मुंह खोलोगे ना तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। तो ये छोटा छोटा एक टेक्निक है बस इंग्लिश इंप्रूव करने का, कंप्रहेंशन इंप्रूव करने का। एक दिन में आप, इसका कोई ट्रिक नहीं है PQRS सीख जाओगे, क्लोज टेस्ट सीख जाओगे, ये आपका अंडरस्टैंडिंग से ही डेवलप होगा, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए समय लगता है। आज से करो, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या, ग्रामर रीडिंग का आपको यही करना है 140 दिन तक, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको किरण बुक प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में मैथ्स में नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स का हो जाएगा आपका, प्रीवियस ईयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो बुक्स जो मैंने स्टैंडर्ड बुक बताया उसमें हर चीज़ कवर हो जाएगा। किरण इंग्लिश लेकिन प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किरण इंग्लिश प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, ये करना, पूरा अच्छे से करना और बार बार करना, क्योंकि बार बार करोगे तभी जाके आपका दिमाग में सेट हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और 80% क्वेश्चंस ना पैटर्न पूरा सेम होता है, मतलब सेंटेंस अलग होगा लेकिन गलती सेम होगा उसमें। आप जितना ज़्यादा करोगे उतना जल्दी आप पहचान सकते हो उस चीज़ों को। ठीक है, इंग्लिश का काम ख़त्म हो गया दोस्तों। अभी रीजनिंग बताता हूँ मैं। 25 मिनट तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं, और 10 मिनट जाने दो। एक बार करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी हम देखेंगे रीजनिंग। ये बहुत ही इजी सेक्शन है SSC के एग्ज़ाम में। ठीक है, बैंकिंग वाले थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन SSC में बहुत इजी सेक्शन है। रीजनिंग के लिए सब लोग बोलते हैं कि मतलब कौन सा, कहाँ के वीडियो देखें, क्या देखें, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मतलब आपको मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग पूरा कॉमन सेंस पे बेस्ड है। सबसे पहले मेरे को आपको बस एक ही चीज़ कहना है कि आप ना कोई चैप्टर करने से पहले, कहीं से देखने से पहले, सबसे पहले ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाओ, निकालो, प्रिंट करो,
और उसको ना अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने तरीके से करो। हर एक इंसान के अंदर अपना अपना एबिलिटी, अपना अपना यूनिक टैलेंट है। अब अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, आप फेल नहीं हो जाओगे। अपने तरीके से करो। अपने तरीके से करोगे ना, आपका कॉमन सेंस जो है, आपका जो इंटेलिजेंस एबिलिटी है वो बाहर निकलेगा। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, आपको कोई सिखा देगा फिर आप करोगे, तो उससे आपका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जब आप कोई चीज़ को अपने से निकालोगे आंसर, वहाँ पे आपका इंप्रूवमेंट होता है, वहाँ पे आपके ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं, वहाँ पे आपके ब्रेन न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, आपका ब्रेन खुलता है वहाँ पे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुद से करने की कोशिश करो पहली बार में। फिर उसके बाद एक एक चैप्टर यूट्यूब में से, कोई भी यूट्यूब में सर्च कर लो रीजनिंग फॉर एसएससी सीजीएल। सबसे पहले जो वीडियोस आएंगे, सबसे पहले जो प्लेलिस्ट आएंगे, उसमें एक प्लेलिस्ट याद है शायद, वो हमारी पाठशाला का है। 48 या 49 लेक्चर्स हैं उसमें, ठीक है, रीजनिंग के। उतना एनफ है, उतना आप देख लो, उतना एनफ है। और जो चैप्टर देखोगे उस दिन वो चैप्टर के क्वेश्चंस किरण प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, रीजनिंग इस हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रीजनिंग आप ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे, फिर 30 दिन के बाद आप ट्राई करना कि जब क्वेश्चंस, वही टाइप के क्वेश्चंस को टाइमर लगा के क्वेश्चंस करो, सेट लगाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के करो। क्योंकि रीजनिंग में टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रीजनिंग में स्पीड चाहिए। ठीक है, टाइमर हम तभी लगाते हैं जब हमको स्पीड डेवलप करना होता है, समझ रहे हो। तो रीजनिंग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों, रीजनिंग बहुत ईजी है, लेकिन आपको रेगुलरली 140 दिन तक प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 140 मतलब क्या है, एंड में जब मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस हो ही जाएगा, तब आपको रीजनिंग एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपको 120 दिन तक आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। प्रीवियस ईयर बुक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी रीजनिंग तो हो गया अभी हम करेंगे लास्ट, जो कि जनरल अवेयरनेस। ये सभी को दिक्कत रहता है, मतलब बहुत दिक्कत। क्यों? क्योंकि पढ़ने का किसी को मन है ही नहीं। इसका एक ही सोल्यूशन है, लूसेंट या तो मनोहर पांडे का बुक। ठीक है, दोनों में से कोई एक, दोनों बेस्ट है, दोनों में से कोई एक, लेकिन दोनों मत खरीद लेना, नहीं पढ़ पाओगे। लूसेंट या तो मनोहर पांडे, दोनों में से कोई एक ले लोगे और उसको पढ़ने की कोशिश करो, पूरा कंप्लीटली A to Z पढ़ने की कोशिश करो। एक एक दिन में एज ए नोवेल पढ़ने की कोशिश करो। मतलब आपको जब भी फ्री माइंड चाहिए, मतलब पढ़ के बोर लग रहा है, मैथ करके बोर लग रहा है, रीजनिंग करके बोर लग रहा है, इंग्लिश पढ़ के बोर लग रहा है, तो आप जीके निकालो, पढ़ो उसको। रेगुलरली पढ़ना, एक दिन आज पढ़ लिया फिर परसों पढ़ोगे, ऐसा नहीं। रेगुलरली पढ़ो। आज हिस्ट्री पढ़ा तो कल पॉलिटी पढ़ लेना, परसों ज्योग्राफी पढ़ लेना, और जितना भी पढ़ा हुआ उसको टिक कर लेना कि हाँ मैंने यहाँ तक ख़त्म किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फिर से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं। ऐसे उस हिसाब से पढ़ो, देखना धीरे 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 करके चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। और जब भी पढ़ोगे ना, पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, और आज स्टोरी इमेजिनेशन कर करके पढ़ो, ईजी लगता है थोड़ा। और नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है, अगर आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो हिस्ट्री फॉर एसएससी सीजीएल, एक एक चैप्टर वाइज। ठीक है, हड़प्पन सर्च कर लो, फिर गोल्डन डायनेस्टी सर्च कर लो, फिर मुगल वाला चीज़ सर्च कर लो, फिर ज्योग्राफी का हर एक टॉपिक जो लूसेंट में होगा, किताब में जिस हिसाब से होगा वो सर्च करके देख लो। वीडियोस हैं, अवेलेबल हैं, बहुत वीडियोस हैं, कोई एक वीडियो देख लो जो स्टार्टिंग में होगा। और जो भी वीडियो देखोगे उसमें से जो वो पढ़ा रहे हो एक शॉर्ट नोट बना लो, और बाद में आपको वीडियो ना देखना पड़े, आप नोट्स देखोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं बुक्स, उनके लिए ये चीज़ है। लेकिन आप खुद से बुक पढ़ोगे तो कोई चीज़ मिस नहीं होगा, समझ रहे हो। हम किसी के ऊपर छोड़ देंगे, हम उनके वीडियो देख रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि मन में डाउट रहता है कि अगर वो इंसान कुछ छोड़ देगा तो क्या होगा। अगर मन में कोई डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डर नहीं रहे हो कि हाँ छोड़ा तो छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, तो बिंदास आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको मन में डर है कि अगर वो छोड़ देगा तो कुछ, तो भैया आप किताब ही पढ़ लो उस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, जीके ये तो हो गया स्टार्टिंग। करंट अफेयर्स क्या करना है, एग्ज़ाम कब होगा, मई में होगा ना। मई में अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो लास्ट 6 मंथ, एग्ज़ाम डेट के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लास्ट 6 मंथ के ही होते हैं, उसी के अंदर होते हैं। तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आप देख लेना, अभी से देखने की कोशिश करो। दिसंबर वाला भी कवर कर लेना। ठीक है, नवंबर से आप कवर कर लो करंट अफेयर्स। तो मंथली करंट अफेयर्स आप कर सकते हो, कहीं से भी करना, आपको जहां मन करे।
और एक मैं आपको बस एक एक मतलब ऑप्शन दे रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में देखना। एफएस क्लाउड आपको पता ही होगा, एफएस क्लाउड का दी जॉब फैक्टर के साथ टाई अप है, और वो आप सबके लिए वो बोले हैं कि अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे, ठीक है, जो कूपन कोड है वो कमेंट सेक्शन में ही है, कमेंट सेक्शन बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, क्लिक करो, वहाँ पे है कूपन कोड। उस कूपन कोड को यूज़ करोगे, वहाँ से अगर आप करंट अफेयर्स खरीदते हो या जनरल अवेयरनेस का कोई भी मटेरियल खरीदते हो, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से वो लोग सजा के रखे हुए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बायलिंगुअल है, हिंदी वाले हिंदी खरीद सकते हो, इंग्लिश वाले इंग्लिश खरीद सकते हो, सब कुछ है। कूपन कोड डालोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको खरीदना है खरीद सकते हो, लेकिन एफएस क्लाउड आपको पता है कि बहुत अच्छा होता है। पहले वो फ्री करते थे लेकिन बाद में वो पेड कर दिए एफएस क्लाउड। एफएस क्लाउड बहुत बड़ा वेबसाइट है जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है, और उनके कंटेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। वो सबसे पहले मेरे को दिखाया, वो कंटेंट में सब कुछ देखा, तभी जाके मैं बोला कि हाँ ठीक है, मैं टाइप करने के लिए रेडी हूँ। तो आप अगर लेना चाहते हो कूपन कोड डालो, कुछ महान कुछ लिखा होगा, 10 कुछ लिखा होगा, आप कूपन कोड देखो, वो कूपन कोड डालो और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप खरीद लेना। और आपको वो रखे रहोगे तो आप नवंबर का खरीद लोगे, दिसंबर खरीद लोगे, जनवरी खत्म होगा जनवरी खरीद लोगे, ऐसे खरीद के आप उसको बार बार रिवाइज करते रहो, और करंट अफेयर्स आपका मिस नहीं होने वाला, आप एग्जाम में हर करंट अफेयर्स कर लोगे, ठीक है। तो दोस्तों जीके हो गया, मैथ बता दिया मैंने, इंग्लिश बता दिया मैंने, रीजनिंग बता दिया मैंने, और जीके बता दिया मैंने। 4 सब्जेक्ट ये 140 डेज़ के लिए आपको कैसे करना है वो भी बता दिया। बुक्स कहाँ से करना है, मैं बुक्स के रिलेटेड वीडियो बना के रखा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसको देखो, वही बुक्स को यूज़ करना, ठीक है। इंग्लिश के लिए वो क्या मैंने बुक्स बता के रखा हुआ है, ग्रामर के लिए बुक्स बता के रखा है, और रीडिंग सेक्शन के लिए बुक्स की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। सो दोस्तों इतना ही था, और कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बोलना। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा, जो चीज़ मैंने मिस कर दिया, डेफिनेटली जल्दी से मैं वीडियो बना के उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। 33 मिनट्स हो गया ये वीडियो। आई होप ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखे हो, और जो लोग लास्ट तक वीडियो देखे हो थैंक यू मेरे तरफ से, और जो लोग नहीं देखे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी देखो, किसी के भी वीडियो देखो, लेकिन प्लीज़ अपना एक शेड्यूल बनाओ, अभी से पढ़ो, टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि आप 1 महीना भी अभी वेस्ट कर दोगे ना अभी, फिर आपको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, फिर अगले साल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और आपके प्रिपरेशन के दौरान मैं आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देता ही रहूँगा, आपको पता है कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।